Guys, is the darwaz band? So we have to study free vibrations with viscous damping. हमने इसकी जो So we have already made this. What do we say? We have already developed or obtained the governing differential equation for a spring mass system with viscous damping. Earlier we had no damping. Now this time we have a damping, and that is viscous damping, which means the force F, resisting force F, or the dissipating force F, is given by F equal to C into V, or it is proportional to velocity. तो हमारे पास अब इसमें फ्रिक्शन है, जो हमारा मास m है, in addition to the spring force we have a damping force given by F equal to CV as well. तो मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पिछली बार निकाली, तो वो क्या थी? वो ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये हो गया कि m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस c dx by dt plus kx is equal to 0. So the above equation is already derived. तो हमने इसको already derive किया है ना? Somebody is calling me. Let's forget. So the above equation is already derived. So मैंने इसको पहले ही derive किया है. So it's a fundamental differential equation that governs a system which has a viscous damping. तो इसमें उसमें था mx double dot plus kx, इसमें cx dot भी है. x dot हो गया velocity, मतलब dx by dt. तो इक्वेशन 1 जो है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हो. तो लेट्स अज्यूम अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ x of t इक्वल टू c e to the power st. तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन होता है. If you know from a basic course on differential equations from your mathematics, you will see कि जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, उसका जो सॉल्यूशन है दैट विल बी सॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसी तरह मैंने जो इसका सॉल्यूशन ढूंढा x of t, so that is in the form of exponential function. c is an arbitrary constant, s is also a constant, and t is time. e is exponent. तो मतलब e जो है e is e to the power st. तो हम इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो C and S are undetermined constants. तो अब हम इसको सेकंड को सबस्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, और फिर हम देखेंगे क्या निकलेगा. C और S किसके बराबर आएगा, सो दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज इक्वेशन फर्स्ट. तो जब आप ये करोगे तो आप इसको दो बार डेराइव उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे, and then you will substitute the here also c to the power st, और यहाँ पे तो x है only, तो c, so you will see the equation will reduce this. तो मैंने लिखा है c and s are non-zero, तो इसका मतलब जो ये है c e to the power st, this is non-zero. तो फिर जीरो क्या होना चाहिए, ms square plus cs plus k. So this should be equal to 0, so that this equation c e to the power st satisfies 1, so that 2, the above equation is so that मैं कह रहा हूँ कि जो ms स्क्वायर प्लस cs प्लस k इक्वल टू 0 है, ये होना चाहिए 0 के बराबर. क्यों? बिकॉज फ्रॉम दिस यू सी यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, दिस इज द कंडीशन, ms स्क्वायर प्लस cs प्लस k शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज c e to the power st is not 0, this is non zero, तो ये 0 होना चाहिए. so that equation, this one is satisfied by c e to the power st. तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी. अब जब ये 0 के बराबर है तो इसमें हम रूट्स देखेंगे, s का वैल्यू क्या आएगा. तो दो रूट्स होंगे, s के दो वैल्यूज आएंगे, s1 2 हम कहेंगे उनको. तो जो दो रूट्स आएंगे वो होंगे इसके बराबर माइनस सी प्लस माइनस सी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे होता है ना. तो दैट विल बी माइनस सी बाई 2m प्लस माइनस अंडर रूट सी बाई 2m स्क्वायर माइनस अंडर रूट माइनस k बाई m. तो s के दो वैल्यू आ गई 1 और 2. इसका मतलब हो गया इन s के दो वैल्यूज पे जो इक्वेशन 1 है वो सेटिस्फाई होगी. हमारा जो सोल्यूशन था वो था c e to the power st. अब s के दो वैल्यू है तो दो सोल्यूशन हो गए ना, x1t इक्वल टू
c e to the power s1t और x of t c e to the power s2t। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको उसमें सबस्टिट्यूट करके फिर s के जो s पे जो कंडीशन आ गई वो ये थी कि s का वैल्यू होना चाहिए ये माइनस सी बाई टू एम प्लस दिस, सो दैट कि जो हमारी इक्वेशन सी ई और एस टी है वो सेटिस्फाई हो जाए इस गवर्निंग इक्वेशन। तो उससे हमें एस की दो वैल्यूज आ गई, तभी ये सेटिस्फाई होगा। एक आ गया S1 और दूसरा गया S2, यानी ये जो है ना दो रूट्स माइनस सी बाई टू एम प्लस माइनस ये दो है। तो दिस इज द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन पे तभी सेटिस्फाई होगी जब x1t होगा c e टू द पावर s1t या x2t इक्वल c e, दोनों सेटिस्फाई होंगे x1tv और x2tv। तो जब दो सेटिस्फाई होंगे, हमने जो बेसिक कोर्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस पे उसमें हम देखते हैं अगर x1t सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को और x2t सब सेटिस्फाई करता है, तो ये दोनों इन दोनों का जो समेशन है वो भी इसको सेटिस्फाई करता है। सो इट मींस देन x1t plus x2t इज आल्सो इट इज सॉल्यूशन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x1t है तो हमने इसको कंबाइन किया सो दैट एक ही सॉल्यूशन हम देख लें, अदरवाइज दोनों इसमें सेटिस्फाई होंगे, बट द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन विल बी x1t plus x2t, क्योंकि दोनों इसके सॉल्यूशन, मैं मान लूंगा अब जो सॉल्यूशन है वो एक ही होगा x of t equal to x1t plus x2t। तो x ऑफ t का मतलब हो गया x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम वही तो देखते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी जब ये वाइब्रेट स्टार्ट करना होगा, जिसमें डैम्पिंग होगी अब इस केस में। तो यही तो हमें देखना है ना, दिस इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, द वैल्यू ऑफ x एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो x ऑफ t होगा c1 e to the power s1t plus c2 e to the power s2t। c1 and c2 are arbitrary constants, ये arbitrary constants है, we will see how they can be found later on। तो हमने x ऑफ t अब फाइंड कर लिया है, एक किताब बुक्स पे दिया हुआ है, सो यू कैन सी this on yourself as well। So S1 and S2 are given by 3 and C1 and C2 are arbitrary constants। अब हम S1 और S2 का वैल्यू देंगे उसी में, यानी x1t और x2t में, तो आपको मिलेगा x of t equal to C1 e to the power minus c by 2m plus this plus C2। तो मतलब दो दो जो S1 और S2 के वैल्यू है वो दोनों उसको इस इक्वेशन में आ जाएंगे। तो S1 और S2 और एक्सपोनेंट्स ऑफ e ना, यहाँ पे देखो S1 और S2, मैंने जस्ट S1 और S2 का वैल्यू दे दिया इसमें। तो अब हम देखेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट और डैम्पिंग रेशियो क्या होता है। देखो इक्वेशन 4 में जब रेडिकल जो है ना, रेडिकल अंडर रूट में, ये ना अंडर रूट में जो है c बाई टू एम स्क्वायर माइनस के बाई एम, ये जीरो जब बनेगा उस वक्त जो डैम्पिंग का वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे डैम्पिंग कोएफिशिएंट, यानी क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है ना। तो C1 जो बड़ा C1 और C2 है वो डिफरेंट है इससे, जो स्मॉल c है, स्मॉल c इज डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। तो मैं कह रहा हूँ क्रिटिकल डैम्पिंग वो हो गई जब जो रेडिकल होगा वो जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब c बाई टू एम स्क्वायर माइनस के बाई एम जब जीरो बन जाएगा उस वक्त जो डैम्पिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। सो ये हर सिस्टम की अपनी अपना एक फंडामेंटल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है c बाई टू एम इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो इससे हमें c आ जाएगा 2m अंडर रूट के बाई एम, किसके बराबर होता है ओमेगा एन, यानी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सिस्टम, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब जब डैम्पिंग होती ही नहीं है। तो ओमेगा एन इज अंडर रूट के बाई एम। तो इसका मतलब हो गया जो क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस डैम्पिंग जब रेडिकल जीरो होगा तो वो होता है बराबर 2m ओमेगा एन। अब ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग का कोएफिशिएंट होता है, बेसिकली ये जब हम डैम्पिंग वेरी करते हैं ना, ये डैम्पिंग कांस्टेंट c, तो एक टाइम आएगा जब c के बराबर बन जाएगा। सो उस वक्त सिस्टम थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। सो दिस बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, जो c है स्मॉल c यानी जो क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो हर सिस्टम का अपना होता है, और उसके ये किसके बराबर होता है 2m ओमेगा एन, जैसा कि हमें निकला। मतलब जब रेडिकल जीरो बन जाए तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बन जाता है, अदरवाइज इट हैज एज सच नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट इट बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। इसके रिलेटिव में हम फिर
देखते हैं कि क्या होगा आगे जब हम डैम्पिंग कांस्टेंट को यानी सी को, सिंपल जो हमारा सी है, जो एफ इक्वल टू सी वी में आता है, उसको जब वेरी करते हैं सी को, तो हमारा जो सी सी है वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। हम उस सी को कंपेयर करते हैं सी सी के साथ, वो हम आगे देखेंगे। तो मैंने डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी अब डिफाइन किया, इसको डैम्पिंग क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट कहते हैं या क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। सो दिस इज इट। सो सी सी इज क्रिटिकल डैम्पिंग। तो लेट अस डिफाइन डैम्पिंग रेशियो। अब हम डैम्पिंग रेशियो हो गया जो डिवाइड में आ जाएगा ना, सो ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो डैम्पिंग रेशियो जीटा इज डिफाइंड एज, तो ये हम खुद से डिफाइन करते हैं सी बाई सी सी। सी अब हमने सी और सी सी को हम कंपेयर स्टार्ट करना कर दिए। अदरवाइज जीटा एज सच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट इसको जब इससे हमारी इक्वेशन सिंपल हो जाती है। मैंने सी डिवाइडेड बाई सी सी, यानी जो आपका डैम्पिंग होगा एक्चुअल डैम्पिंग कांस्टेंट, उसको आप अगर उसका रेशियो लोगे क्रिटिकल डैम्पिंग के साथ, उस वहां आपको मिल जाएगा जीटा। और जीटा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट डैम्पिंग रेशियो, ठीक है ना। तो विच मीन्स इट इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डैम्पिंग कांस्टेंट सी। मतलब जीटा जीटा को जीटा और जो सी है, आई मीन दे आर रिलेटेड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। तो इससे हमारा इक्वेशन आसान हो जाती है। सी को हम फिर जीटा सी सी भी लिख सकते हैं ना। तो जब सी होगा हमारा जो डैम्पिंग कांस्टेंट है, यानी ये जो सी है, इस डैम्पिंग कांस्टेंट, ये आ जाएगा बराबर जीटा सी सी। दैट विल बी जीटा 2m ओमेगा एन। सी सी है ना बराबर 2m ओमेगा एन के। तो जब हमारा सी निकला, तो अगर आप सोल्यूशन 4 को देखोगे, यानी S1 जो इसके बराबर होगा माइनस सी बाई 2m प्लस दिस के बाई एम इज ओमेगा एन स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा S1 इन टर्म्स ऑफ जीटा। आसान, थोड़ा बहुत आसान हो जाती है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जीटा, अदरवाइज देयर इज no such use of zeta. It becomes easy to represent equations in terms of zeta rather than c itself. तो हम S1 निकलेगा हमारा माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा। इन टर्म्स ऑफ जीटा भी निकला, इन टर्म्स ऑफ सी भी निकला था। सी देखो, इन टर्म्स ऑफ सी ये थोड़ा डिवाइड में था, डिवाइड था, अब कुछ अब सिर्फ जीटा और ओमेगा एन है। और इन टर्म्स ऑफ सी था एम बी के बी, है ना। अब यहाँ पे है सिर्फ जीटा और ओमेगा एन इन टर्म्स ऑफ जीटा। सो S1 does become simple in only two variables, zeta and omega n, है ना। सो लेट्स सिमिलरली S2 की भी यही रिलेशन आ जाएगी। S2 में आ जाएगा माइनस जीटा, यानी S2 में आ जाएगा माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ओमेगा इंटू ओमेगा एन। तो अब हम 4 को लिख सकते, 4 जो हमारी इक्वेशन है C1 e to the power S1t plus C2 e to the power S2t। सो दिस बिकम्स दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जीटा। इसको हमने अब जीटा के टर्म्स में लिखा ना। मान लो अगर जीटा 0 है, तो इसका मतलब हो गया C 0 है। जीटा है ना बराबर C बाई सी सी, तो अगर C 0 है, जीटा भी 0 है, तो हमें कोई डैम्पिंग नहीं होगी। सोल्यूशन विल बी साइनोसॉइडल, तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला सोल्यूशन मिल जाएगा जो पहले ही था, अगर जीटा 0 है। अच्छा, अब अगर जीटा 0 नहीं है, मतलब सी का कुछ वैल्यू होगा, कुछ डैम्पिंग होगी, सी है ना डैम्पिंग कांस्टेंट, तो उसमें आपको 3 केसेस मिल जाएंगे। तो वो 3 केस क्या होंगे वो हम देखेंगे। पहला केस होगा, मतलब केस क्या होंगे एक्चुअली, अगर आपको जीटा 0 नहीं है, मतलब जीटा का एक डेफिनेट वैल्यू है, डैम्पिंग कांस्टेंट का एक वैल्यू है, उस केस में रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू तो बन जाएगा ना सीसी। तो सीसी के रिलेटिव में हम देखेंगे को कितने केस आ जाएंगे। सीसी के रिलेटिव में हमें आ जाएंगे 3 केस। एक केस आ जाएगा जब हमारी डैम्पिंग डैम्पिंग कांस्टेंट जो है सी, वो सीसी से कम होगा, क्योंकि सीसी आप सिस्टम का कांस्टेंट है। लेकिन आप डैम्पिंग को वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फ्लूइड ऑफ दिस पिस्टन सिलेंडर। सपोज सी है आपका 2m ओमेगा एन से कम, यानी जो सी क्रिटिकल डैम्पिंग है उससे कम है आपका सी, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं अंडर डैम्पिंग सिस्टम। तो हम आगे बताएंगे अंडर डैम्पिंग क्यों है। मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट जो है वो क्रिटिकल डैम्पिंग से कम है। सी बाई सी सी इज लेस देन 1 और जीटा इज लेस देन 1। जीटा भी हमने डिफाइन किया ना डैम्पिंग रेशियो। तो जीटा अब हमारा कम है 1 से, यानी सी इज लेस देन सी सी। तो इस केस को हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, वी विल सीक द सोल्यूशन। सोल्यूशन हम वही है जो ऊपर है, एक्स C1 e to the power S1t plus C2 e to the power S2t। तो इस केस में हम क्या करेंगे, S1 अब हमारा ये है माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, S2 इक्वल टू दिस,
ये पता है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ जीटा, क्योंकि जीटा 1 से कम है, इसका मतलब जीटा स्क्वायर माइनस 1, जीटा स्क्वायर माइनस 1 विल बी लेस देन 1, है ना। मतलब ये रेडिकल जो है वो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स रूट, है ना। इसको हम इन टर्म्स ऑफ आयोटा लेंगे, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ -1, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 को -1 1 माइनस जीटा स्क्वायर, so that will be under root of -1 into under root of 1 minus zeta square, so that will be iota into under root of 1 minus zeta square। अब 1 minus zeta square हमें पॉजिटिव आ जाएगा, जो इस अंडर रूट के अंदर है, यानी अंडर रूट 1 minus zeta square, that will be positive, और बाहर जो है that will be under root -1, that will be iota। मैं बता दूंगा आगे ये क्या है एक्चुअली। सो अब सोल्यूशन आ जाएगा सीधा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। So this will be the solution with a little bit of manipulation, इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके और ये इक्वेशन यूज करनी। दिस इज कॉल्ड Euler's equation, e to the power iota theta equal to cos theta plus iota sin theta। This was given by Euler, it relates the complex field with the trigonometric field, so e to the power iota theta will be equal to cos theta plus iota sin theta। तो आपका जो सोल्यूशन है वो बन जाएगा ये, इसको आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके ना, ये जो है x of t equal to c1 e to the power minus zeta plus iota, इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके आपको सोल्यूशन जो है सिंपल बन जाएगा। इसको थोड़ा बहुत ये करना है सिंप्लीफाई, और ये इक्वेशन यूज करनी है, e to the power iota theta equal to cos theta plus iota sin theta। तो आपका सोल्यूशन जो बन जाएगा that will be this x of e to the power minus zeta omega nt cos of under root 1 minus zeta square omega nt minus phi। और हम यहाँ पे देखेंगे ये जो ये है एम्पलीट्यूड, मैंने जिसको लिखा है, इट्स ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अब एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होगा। एम्पलीट्यूड मतलब जो वाइब्रेशन का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हर वाइब्रेशन का अब डिफरेंट ये होगा एम्पलीट्यूड, बिकॉज दैट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। और एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेशन, वही ना एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपको पता है। और ये अभी अंडर डैम्पिंग जो हम इस सिस्टम को जिसमें सी हमारा सी से कम होता है उसको हम बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। द सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड, और इसमें वाइब्रेशन तो हार्मोनिक होंगी ही। देखो इसमें, क्योंकि इसमें भी कॉस आ गया ना आखिर पे, जब आप उसको सिंप्लीफाई करके देखो इसमें भी सीधा सीधा कॉस, या इसको आप इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन भी लिख सकते हैं। इसमें कांस्टेंट थोड़ा इसमें अंदर चेंज होगा, बट दिस इज आल्सो सिनोसाइडल फंक्शन। तो जब आप देखोगे cos ओमेगा dt माइनस फाई, ओमेगा डी तो इसके बराबर होगा ना 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन टी, ये देखो ना ओमेगा डी इसके बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन। सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम ये कहते हैं कि जो इसका एम्पलीट्यूड है x e to the power minus zeta omega nt, so that is a function of time, सी ना। अदरवाइज जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन था उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता था, उसमें हर वाइब्रेशन में एक ही एम्पलीट्यूड रहता था, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टिंग फोर्स था ही नहीं। अब इसमें रेजिस्टिंग फोर्स है तो इसका मतलब हो गया हर एम्पलीट्यूड पे, हर वाइब्रेशन पे एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा, लेकिन तब भी ये वाइब्रेट करता रहेगा। सो मैं आपको आगे दिखा दूंगा उसकी वाइब्रेशंस कैसे होंगी, but this was mostly a mathematical problem, and I was trying to show how we seek solution to such problems, इनको हम कैसे solution ढूंढते हैं basically। So what we do is actually we seek solution to the differential equation, फिर हम देखते हैं उसको satisfy कौन सा solution करेगा, फिर उसको थोड़ा बहुत manipulate करके हम देखते हैं उसका response कैसा होगा। तो इस केस में हमने response ये होगा, so this is the response, analytical response, x e to the power minus zeta omega nt cos omega dt minus phi। तो आगे हम इंटरप्रेट करेंगे इस रिजल्ट को अच्छे से, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ जो ये है, ये वाली टर्म x e to the power minus zeta omega nt, इट्स एम्पलीट्यूड, और ये फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब ये टाइम के साथ डिक्रीज होगा। और वहां से सिस्टम जो है, मतलब जो मास है हमारा, वो वाइब्रेट करता रहेगा विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसमें देखो, इसमें अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी ओमेगा एन, लेकिन अब इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, वो होगी ओमेगा डी, इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, और ये होती है बराबर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन। इस केस में जीटा हमारा लेस देन 1 है, और जीटा स्क्वायर भी फिर लेस देन 1 होगा ना। सपोज आपके पास जीटा होगा 0.5, जीटा स्क्वायर फिर हो गया 0.25, मतलब जीटा, इफ जीटा इज लेस देन 1 जीटा स्क्वायर इज आल्सो लेस देन 1, तो इसका मतलब होगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज पॉजिटिव।
तो ओमेगा डी आपका डिफरेंट होगा ओमेगा एन से। मतलब जो हमारा सिस्टम है वो वाइब्रेट करेगा विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, नॉट विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर इसमें डैम्पिंग जीरो होती तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, लेकिन अब इसमें डैम्पिंग है, यानी सी का कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब हो गया ये वाइब्रेट करेगा विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी rather than natural frequency। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल से। So let's see what we can do, but at this time I'm going to conclude this। कल मैं इस पे प्रॉब्लम एक दिखा दूंगा, and we will also try to interpret the results a bit more। इसको हम graphically या इसको हम प्लॉट करेंगे, इसको मैटलैब में प्लॉट कर सकते हैं। So in the previous year जो स्टूडेंट्स थे आपके, उन्होंने इसमें मैटलैब में प्लॉट किया था, and they obtained quite good results। एक्चुअली जो हमारे ये वाइब्रेटरी सिस्टम है, when they are represented by governing differential equations and the solutions are sought, analytical solutions are sought as a solution to those differential equations। एक्चुअली जो प्रैक्टिकली रिजल्ट जो आता है और जो हमारा थ्योरेटिकली रिजल्ट आता है, they are very close। so this is true for such physical systems। अदरवाइज जब हम मॉडलिंग करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिकली जो रिजल्ट आता है और थ्योरेटिकली उसमें बहुत सारा डेविएशन होता है एज एक्सपेक्टेड। लेकिन in case of these vibrations, this deviation is very small। This is because the differential equations are quite representative and they admit this analytical result। तो आप मैं आपको आगे बता दूंगा उसका मतलब क्या हो गया, बट आई एम ट्राइंग टू से कि जो आपका रिजल्ट आएगा ना, इफ यू प्लॉट इट थ्रू मैटलैब, और फिर अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पे विस्कस डैम्पिंग, आपके जो दोनों रिजल्ट्स है ना वो बहुत क्लोज होंगे। तो वी विल सी इफ टाइम अलाउज, अगर वो चीजें पॉसिबल है तो हम आगे देखेंगे, बट दिस टाइम विल कंक्लूड इट। सो आई होप यू विल सी। मैं इसको ऐसे भी अपलोड करूंगा जो मैंने लिखा है, और रिजल्ट भी वो करूंगा। स्टॉप शेयर एंड